नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आधा छोड़ देंगे तो शायद आप वही करेंगे जो आज का सोशल मीडिया और न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं। बिना पूरी बात समझे सिर्फ एक पक्ष को देखकर अपनी राय बना लेना। अगर आप स्कूल, कॉलेज या आपका बच्चा भी पढ़ता है तो भी वो इससे प्रभावित होने वाला है। तो जरूर से देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी 2026 के नए रेगुलेशन की। ये नियम भारत के एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद हिला सकते हैं। सुनने में कितना क्रांतिकारी लगता है, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, द डेविल इज इन द डिटेल्स। कोई भी चीज ऊपर से जितनी आसान, साफ या सही लगती है, असल में उसकी असली मुश्किलें और चालाकियां उसकी छोटी छोटी बारीकियों में छिपी होती है। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या आपको पता है कि इक्विटी और इक्वलिटी में क्या फर्क है? इक्वलिटी का मतलब है सबको बराबर का मौका देना। मान लीजिए 3 बच्चे हैं और तीनों को एक एक बॉक्स दिया गया है ताकि वो दीवार के पार देख सके। लेकिन इक्विटी कहती है कि जिसे जरूरत है उससे ज्यादा सपोर्ट दो, यानी जो छोटा बच्चा है उसे 2 बॉक्स दो ताकि वो भी देख सके। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इक्विटी लाने के चक्कर में हम इक्वलिटी को दांव पर लगा रहे हैं? क्या भेदभाव खत्म करने की कोशिश में हम एक नया इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं? दोस्तों, आज हम कोई नारे नहीं लगाएंगे, हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे और समझेंगे कि क्या हमारे कॉलेज कैंपस अब पढ़ाई के बजाय डर के केंद्र बनने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी कानून को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक ऐसी संस्था के बारे में जानते हैं जो भारत के हर स्टूडेंट के भविष्य को कंट्रोल करती है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आसान भाषा में कहे तो यूजीसी भारत की वो अपेक्स बॉडी है जिसका काम है देश की सभी यूनिवर्सिटीज को पैसा देना, उनके लिए नियम बनाना और एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। आप चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसकी मान्यता और गाइडलाइंस के पीछे इसी यूजीसी का हाथ होता है। लेकिन दोस्तों, जब यही रक्षक संस्था अपनी जिम्मेदारियों में चूक जाए तो क्या होगा? भारत के टॉप संस्थानों जैसे आईआईटी और आईआईएम में पिछले कुछ सालों में जो हुआ वो वाकई परेशान करने वाला है। 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के छात्र रोहित वेमुला का सुसाइड और 2019 में मुंबई के नायर अस्पताल की डॉक्टर पायल तड़वी का मामला, ये सिर्फ नहीं थी, यह हमारे सिस्टम की नाकामियों का सबसे बड़ा सबूत था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े और कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बताती है कि कैंपस में अपनी जाति या पहचान की वजह से छात्र अक्सर आइसोलेशन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि वे उस जगह के लिए बने ही नहीं है। इसी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एक जनहित याचिका दाखिल की गई और कोर्ट ने सख्त लहजे में यूजीसी को निर्देश दिए कि अब सिर्फ कागजी गाइडलाइंस बनाने में काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ठोस मैकेनिज्म तैयार करना होगा ताकि फिर किसी छात्र को अपनी जान ना गंवानी पड़े। यहाँ तक इरादा बिल्कुल सही है, लेकिन पेंच तब फंसता है जब हम 2023 की गाइडलाइंस और 2026 के नियमों की तुलना करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट चेक है। यूजीसी की 2023 की गाइडलाइंस में शब्द इस्तेमाल हुआ था एनी स्टूडेंट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, यानी सुरक्षा का छाता हर छात्र के लिए था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन 2026 के नए नियमों में एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला। अब इसमें विशेष रूप से SCDG इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप का जिक्र है। इसमें SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग छात्र शामिल हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन वर्गों को वाकई सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भेदभाव सिर्फ जाति या जेंडर के आधार पर होता है? जरा सोचिए, एक जनरल कैटेगरी का छात्र है, मान लीजिए उसका नाम राहुल है। राहुल के पिता एक साधारण किसान है, उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, या शायद वो अपनी बात उतनी तेजी से नहीं रख पाता। अगर कॉलेज में राहुल का मजाक उड़ाया जाता है या उसे नीचा दिखाया जाता है तो वो कहाँ जाएगा? नियमों के मुताबिक ये नई इक्विटी कमेटीज खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो उस स्पेसिफिक लिस्ट SC, ST, OBC में आते हैं। तो राहुल जैसा छात्र जो शायद गरीबी या किसी और सामाजिक वजह से भेदभाव झेल रहा है, वो एक ब्लाइंड स्पॉट में फंस जाएगा। उसके पास वो स्पेशल शील्ड नहीं है जो एक SCDG जैसे सुरक्षित ग्रुप के पास है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अस्पताल में 2 मरीज आए, एक के पास VIP कार्ड है तो उसे सीधा डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है, और दूसरा जिसकी हालत शायद उतनी ही खराब है लेकिन उसके पास कार्ड नहीं है, उसे लंबी लाइन में लगना पड़ता है। सुरक्षा राहुल को भी मिलेगी, लेकिन उसे सामान्य शिकायतों वाले रास्ते से जाना होगा जहाँ अक्सर फाइलें दबी रह जाती हैं। तो यहाँ चेंज ये आया कि अब सिस्टम भेदभाव को सिर्फ पहचान के चश्मे से देख रहा है, परिस्थिति के चश्मे से नहीं। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के गरीब छात्र हैं तो आप इस नए स्पेशल प्रोटेक्शन के घेरे से बाहर खड़े हैं। अगर भेदभाव की परिभाषा जाति विशेष हो जाती है तो क्या हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के सिद्धांत से दूर नहीं जा रहे हैं? क्या एक ब्राह्मण या क्षत्रिय स्टूडेंट के साथ कैंपस में रैगिंग नहीं हो सकती? दोस्तों, ये मुझे आर्टिकल 14 का सीधा उल्लंघन लगा है। नियमों के मुताबिक अब हर कॉलेज को एक इक्विटी कमेटी और
एक इक्विटी स्योर्ड बनाना होगा। प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी, शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर मीटिंग बुलानी होगी, 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी और 7 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। आप कहेंगे राजू ये तो अच्छी बात है, न्याय जल्दी मिलेगा, लेकिन जरा जमीनी हकीकत से सोचिए। यूजीसी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है, उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। अब आप खुद सोचिए, जब सजा इतनी भयानक हो तो कॉलेज का प्रशासन इंसाफ करने के बजाय बचाव यानी सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में आ जाएगा। प्रिंसिपल साहब को अच्छी तरह पता है कि अगर उन्होंने आरोपी को तुरंत सस्पेंड नहीं किया या जांच को 15 दिन से आगे खींचा तो गाज कॉलेज पर गिर सकती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शुरू होता है पैनिक मैनेजमेंट। कानून का एक बुनियादी उसूल है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक दोष साबित ना हो तब तक व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन इन सख्त डेडलाइंस और भारी जुर्मानों के चक्कर में हम अनजाने में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां नियम बन जाएगा गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी अब अपराध साबित होने से पहले ही किसी इंसान को अपराधी मान लेना। सोचिए क्या 15 दिन एक निष्पक्ष जांच के लिए काफी है, या फिर कॉलेज सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आनन फानन में किसी की भी बलि चढ़ा देगा? क्योंकि अगर सिस्टम में न्याय से ज्यादा डर हावी हो जाए तो वो न्याय नहीं, सिर्फ एक कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाता है। अक्सर जब हम इतने सख्त कानूनों की बात करते हैं तो कागज पर लिखी नियत और समाज पर होने वाले असर के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। हमें लगता है कि कानून जितना सख्त होगा समाज उतना ही सुरक्षित होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कानून के दुरुपयोग की कड़वी सच्चाई समझने के लिए हमें विष्णु तिवारी का मामला देखना होगा। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी का भी दिल दहला दे। था कि किस तरह यूपी के ललितपुर में रहने वाले विष्णु तिवारी को और SC/ST एक्ट के झूठे केस में 20 साल तक जेल में सजा काटनी पड़ी। एक इंसान अपनी जिंदगी के 20 साल जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए बिता देता है क्योंकि उस पर झूठा SC/ST एक्ट और केस लगाया गया था। 20 साल, जरा सोचिए, एक नौजवान जेल जाता है और जब बाहर आता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। 2021 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके माता पिता और भाई की मौत हो चुकी थी, उनका घर खंडहर बन चुका था और उनके परिवार में कोई बचा ही नहीं था। कोर्ट ने खुद इसे कानून के दुरुपयोग का एक क्लासिक मामला कहा। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या विष्णु तिवारी को वो 20 साल कोई वापस लौटा सकता है? जवाब है नहीं। यही डर आज इन नए कॉलेज नियमों को लेकर भी है। जब आप 15 दिन की डेडलाइन और मान्यता रद्द होने जैसी तलवार कॉलेज प्रशासन के सिर पर लटका देते हैं तो वहां तथ्यों से ज्यादा डर काम करने लगता है। अगर किसी ने आपसी रंजिश या गलतफहमी में किसी छात्र या प्रोफेसर पर झूठा आरोप लगा दिया तो क्या यह इक्विटी स्क्वाड दबाव में आकर बिना सोचे समझे कार्रवाई नहीं करेगा? क्या हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना रहे जहां निर्दोष को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलने से पहले ही उसका करियर और सम्मान खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि दोस्तों, न्याय में देरी होना बेशक गलत है, लेकिन न्याय के नाम पर जल्दीबाजी में किसी निर्दोष को बलि चढ़ाना उससे भी बड़ा अपराध है। क्या ये समस्या सिर्फ भारत की है? बिल्कुल नहीं। अगर हम अमेरिका को देखें तो वहाँ के टाइटल 9 नियमों ने भी ऐसा ही विवाद पैदा किया था। यूनिवर्सिटीज कैंपस में यौन शोषण रोकने के लिए नियम इतने सख्त कर दिए गए कि कई बार बिना किसी ठोस सबूत के छात्रों के करियर तबाह कर दिए गए, उन्हें अपनी बात रखने का सही मौका तक नहीं मिला। अब वापस इंडिया आते हैं। सोचिए इन नए नियमों के बाद हमारे कॉलेज का माहौल कैसा होगा। कल्पना कीजिए उस प्रोफेसर की जो शायद अपनी क्लास में अनुशासन डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। क्या वो किसी स्टूडेंट को टोकने से पहले 10 बार नहीं सोचेगा? क्या वो कम ग्रेड देने से नहीं डरेगा? अगर किसी प्रोफेसर के मन में ये डर बैठ गया कि उनकी किसी भी सख्त टिप्पणी या फीडबैक को भेदभाव का रंग देकर उन पर केस ठोक दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो खुद को सेल्फ सेंसर करना शुरू कर देंगे। मतलब वो सोचेंगे क्यों पंगा लेना, जैसा चल रहा है चलने दो। और दोस्तों, जब एक शिक्षक डर के साए में पढ़ाता है तो सबसे पहले शिक्षा की क्वालिटी दम तोड़ती है। कैंपस जो सीखने और खुलकर बहस करने की जगह होनी चाहिए वो एक दूसरे पर शक करने का मैदान बन जाएगा। प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच का वो भरोसा जो सदियों से हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति का नींव रहा है, इस डर की भेंट चढ़ जाएगा। दोस्तों, इस पूरी बहस के अंत में हमें अपने संविधान के उन पिलर्स को गहराई से समझना होगा जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। आर्टिकल 14, 15 और 21। अगर हमारे संविधान को एक शब्द में समझना हो तो वो है समानता, मतलब सबके साथ एक सा व्यवहार। इसे समझने के लिए इंदिरा साहनी जैसे ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आरक्षण और समानता के नियम समाज में संतुलन बनाने के लिए हैं, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन क्या 2026 के ये नए नियम किसी व्यक्ति के आचरण के बजाय उसकी कैटेगरी को सजा का आधार बना रहे हैं? अगर हम स्कैंडिनेवियन देशों जैसे नॉर्वे या स्वीडन को देखें तो वहां दुनिया में सबसे ज्यादा इक्विटी है, लेकिन उन्होंने ये मुकाम डराने वाले नियमों या भारी जुर्मानों से नहीं किया, बल्कि बचपन से दी जाने वाली सेंसिटिविटी एजुकेशन से हासिल किया है। वहाँ कानून आइडेंटिटी न्यूट्रल होते हैं, यानी नियम सबके लिए एक समान है। तो आखिर में असली समाधान क्या है? दोस्तों, भेदभाव खत्म करना एक सामाजिक जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका रास्ता डर की गलियों से होकर नहीं गुजरना चाहिए। मेरी सरकार और यूजीसी को 3
तीन मुख्य सलाह है। सबसे पहली बात, हमें भेदभाव की परिभाषा को बदलना होगा और इसे व्यक्ति आधारित रखना होगा ताकि सुरक्षा का अधिकार हर छात्र को मिले, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। दूसरी बात, सिस्टम में जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर जांच में ये साबित हो जाए कि शिकायत झूठी थी और सिर्फ रंजिश निकालने के लिए की गई थी, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्यवाही का प्रावधान हो। और तीसरी सबसे जरूरी बात, हमें कॉलेजों को कानूनी छावनी बनाने के बजाय वहां काउंसलिंग और ओपन डिस्कशन के माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, इक्विटी जरूरी है क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन इसे इक्वलिटी का बलि देकर हासिल नहीं किया जा सकता। एजुकेशन कैंपस पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की जगह नहीं बल्कि फ्यूचर बिल्डिंग की जगह होनी चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सख्त नियम वास्तव में कैंपस को सुरक्षित बनाएंगे या समाज में एक नई दरार पैदा करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ राजू कोयरी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।